नमस्कार दोस्तों। क्या भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उनकी विचारधारा के लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों, विचारों और सोच को नष्ट करना चाहते हैं? क्या राहुल गांधी सही कहते हैं कि अब लड़ाई सिर्फ आरएसएस और बीजेपी से नहीं है, इंडियन स्टेट से भी है? और क्या भारत में अडानी के राज के लिए भाजपा आरएसएस को मोटी रकम वसूलने के लिए हर खेल किया जाता है? जी हां, आज ये सवाल है और ये सवाल देश की सर्वोच्च अदालत से लेकर के नीचे तक दिखाई देते हैं। मैं शुरुआत करता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जून 1949 में संविधान सभा में, संविधान बनाने के बाद उसका जब वो प्रारूप बना रहे थे, उस वक्त उन्होंने संविधान सभा में कहा था कि भारत को स्वतंत्र चुनाव आयोग की आवश्यकता है जो सरकार के नियंत्रण से बाहर रहे और जिसमें यदि चुना जाए किसी को तो इतने सारे उसके गुण दोष पर चर्चा होकर के होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। उस समय एक सदस्यीय चुनाव आयोग की सिफारिश थी। बहरहाल उसकी संख्या नहीं दी गई कि चुनाव आयोग कितने सदस्य का होगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में वो वक्त था जब देश की आजादी का जुनून था, देश आजाद होने के बाद बनाने का जुनून था। तो कभी कोई ये नहीं सोचता था और ये सोच में भी नहीं था, क्योंकि चेक एंड बैलेंस का नियम था सरकार में। तो कि कभी चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ऐसे हो जाएंगे कि जो सरकार के पिट्ठू बन के काम करते हो। जी हां, हमने देख लिया कि भारत के इतिहास में एक टीएन शेषन थे जिन्होंने बड़े गर्व के साथ कहा था कि हमें भारत सरकार मत कहिए, हम भारत सरकार नहीं है, न भारत सरकार के अधीन है, हम स्वतंत्र चुनाव आयोग हैं, चुनाव आयुक्त हैं। हम अपने नियम, अपने ढंग से, जो हमारे संविधान ने हमें प्रदान की है शक्ति, उसके मुताबिक हम काम करते हैं, हम किसी की गुलामी नहीं करते। बड़ी बात थी। आज जब हम अभी देखते हैं तो हमारे देश के आउट गोइंग जो आज हो चुके हैं, वो आउट गोइंग मुख्य चुनाव आयुक्त क्या कह रहे थे? उनका नाम लेते शर्म आती है। क्या भारत के ऊपर इतना बड़ा कलंक लगना था कि ऐसा भी चुनाव आयुक्त आना था? जो मुख्य चुनाव आयुक्त शेरो शायरी करके और सब करके सारी गंभीर से गंभीर चीजों को मिट्टी में मिला देता रहा हो, चुनाव आयोग की इज्जत, सब कुछ, विश्वास, हर चीज को जिसने धूल धूसरित कर दिया, तो वो भी हमने देख लिया। और जब हमने यह सब देख लिया हो, तब एक नए मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन कर देती है सरकार आधी रात में। नेता प्रतिपक्ष कहते हैं जब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है केस तो उसका फैसला आ जाने दीजिए, उसके बाद कर लीजिएगा। लेकिन नहीं साहब, वहां तब तक नहीं होगा और ज्ञानेश कुमार को कर दिया जाता है। मैं ज्ञानेश कुमार के पूरे परिवार को जानता हूं, वो इत्तेफाक से आगरा के रहने वाले हैं। मैं आगरा में हिंदुस्तान अखबार का संपादक रहा, उस दौरान उनके तमाम सारे लोगों को, उनकी ससुराल से लेकर सबको जानता हूं। उनके रिश्ते नातेदारी सारे लोग, जो उनके दामाद इस समय सहारनपुर में डीएम है, पहले संभल में डीएम थे, उनकी बेटी है, इसी तरीके से उनके परिवार के तमाम सारे प्रशासनिक अफसर हैं। ये ज्ञानेश कुमार उसी परिवार से आते हैं जिसे संघ कहते हैं। तब आप समझ सकते हैं वो पसंद तो होंगे ही। चलिए, उस पसंद पे नहीं जाते हैं। उनकी बेटी रूपम, उन पर भी हम नहीं जाते हैं। उनके दामाद बंसल पर भी हम नहीं जाते हैं। हम से बात करते हैं उनकी, तो वो बन जाते हैं। चलिए, उनका क्या दोष है?
उन्हें तो जिन्हें बनाना था उन्होंने बना दिया, लेकिन ये भारत के संविधान पर हमला है, भारत की न्याय व्यवस्था पर हमला है, और यह इस देश के लोकतंत्र पर हमला है। 19 तारीख को यानी 19 फरवरी को यह केस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लगा हुआ था, और जब सुनवाई के लिए लगा हुआ था, प्रशांत भूषण समेत सारे जितने पिटिशनर थे वो सभी कोर्ट में पहुंचे हुए थे। तब अदालत में वह जस्टिस सूर्यकांत जो हरियाणा के हिसार से आते हैं, पंडित जी हैं, और वो पंडित जी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जब इंडियन नेशनल लोक दल की इनेलो की सरकार हुआ करती थी हरियाणा में, तो उसमें एडवोकेट जनरल बनाए गए थे, और बीजेपी आरएसएस की सिफारिश पे। इसके अलावा आप कुछ नहीं कहूंगा। उसके अलावा एक दूसरे जज हैं कोटेश्वर सिंह, और वो भी इत्तेफाक से कुछ इसी तरह से है। उनका बहुत ज्यादा निजी बैकग्राउंड नहीं जानता हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि उनकी किसने सिफारिश की, क्या हुआ, क्या क्या था, छोड़िए इस पे। अब आता हूं कि जब ये सारी चीजें हो तो उस कोर्ट में यह केस लगा। पिछली बार यह कह के डेट बढ़ाई गई थी कि नहीं सभी याचिकाएं एक साथ कर ली जाए, और बड़ी मुश्किल से 19 फरवरी डेट दी थी, और जब 19 फरवरी मिली थी तो जब लगा 19 फरवरी को, तो भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल की तरफ से आता है संदेश कि नहीं, मैं दूसरी कोर्ट पे बिजी हूं इसलिए आ नहीं सकता। तब प्रशांत भूषण ने कहा साहब यह केस तो अति महत्वपूर्ण है, इस देश के 140 करोड़ लोगों के भविष्य को तय करने वाला है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण। तब जो कहना था, जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं सभी केस महत्वपूर्ण होते हैं, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम दूसरा केस शुरू कर रहे हैं। तो साहब दूसरा केस शुरू कर देने का करते हैं, और इसमें तारीख तक नहीं देते हैं। यानी आप समझ लीजिए कितनी डरी हुई कोर्ट, और वो हमने देख लिया। कोर्ट बड़ी टिप्पणियां करती है, लेकिन साहब यही करती है। इसमें इसी जगह उदाहरण दूंगा, आपको याद होगा एक रणबीर अहम, वो अलाहाबादिया करके एक यूट्यूबर, उसने किस तरह से एक गंदे भारतीय संस्कृत के खिलाफ, सभ्यता के खिलाफ, हर चीज के खिलाफ जो बोला, उस पर एफआईआर दर्ज हुई जब जनता उसके खिलाफ खड़ी हो गई। उसमें पूर्व चीफ जस्टिस का लड़का वकील के तौर पे जाता है। पिछली बार उसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ही संजीव खन्ना की कोर्ट में होता है, और वहां पर उसे फटकार पड़ जाती है, अगली डेट लगती है, तो फिर वो केस अब लग जाता है सूर्यकांत की कोर्ट में। सूर्यकांत बड़े बड़े भाषण दे देते हैं कोर्ट में, टिप्पणी कुछ नहीं करते, और जो पूर्व चीफ जस्टिस का लड़का जो वकील के तौर पे अपीयर हुआ था, वो जो चाहता था वही फैसला दे देते हैं। यानी समझ लीजिए भाषण देंगे लेकिन फैसले में नहीं लिखेंगे, फैसला वही दे देंगे जो सत्ता चाहती है या अंकल जजेज चाहते हैं। तो अंकिल जजेज का ए भी है। बहरहाल ए भी हो जाइए, इसके बाद आगे आ जाइए। आपको याद होगा जो है तमाम सारे मुकदमे आते रहे हैं, और उन्हीं मुकदमों में एक बड़ा महत्वपूर्ण मुकदमा था, उत्तर प्रदेश का था। 9 नवंबर 2024 को जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच थी, उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक मामले को लेकर इतनी कड़ी टिप्पणी की थी। उसमें कहा था जमानत याचिका पर फैसले में एक भी दिन की देरी का मतलब है मौलिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालना, इसलिए जो आप ये लटका के रखते हैं ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। और उन्होंने कहा था तत्काल इस पर वो लीजिए। सोचिए, जस्टिस बी.आर. गवई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले, उस समुदाय से आते हैं जिसके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने लड़ाई लड़ी थी, इसलिए शायद वो ये बोलने की हिम्मत रख सके।
लेकिन जो पंडित जी लोग आते हैं, ठाकुर साहब लोग आते हैं, उनके अंदर यह हिम्मत नहीं, या बनिया आते हैं, उनके अंदर यह हिम्मत नहीं है कि वो सच बोल सके। इस देश में यह हालत हो गई है, जिन समुदाय को उस समय कहा जाता था मनु संहिता के मुताबिक लीड करते हैं, वही सबसे कायर है, और जिनको सबसे नीचे मनु संहिता में रखा गया था, वो कम से कम आज फैसला देने, कमेंट करने, बोलने की हिम्मत रखते हैं। सलाम है उस आवाज को। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर कहते थे, सबसे ज्यादा ध्यान देना है पढ़ने पर और मजबूत होने पर। और इसीलिए राहुल गांधी उस भावना को लेकर के चलते हैं और कहते हैं बिल्कुल इस पर कीजिए। जहां संघी जजों के पास केसेस लगते हैं तो क्या होता है, उसके उदाहरण आप शर्जील इमाम से देख सकते हैं, उमर खालिद से देख सकते हैं, जिनके खिलाफ आज तक दिल्ली पुलिस 5 साल में भी कोई चार्जशीट, कोई वो नहीं कर पाई, पूरे सबूत कोर्ट में नहीं दे पाई, चार्ज फ्रेम नहीं करा पाई। उनको जेल में डाला हुआ है और उन्हें जेल में सड़ा करके डराया जाता है। ये वही तरीका है कि इस तरह से आपको डरा के हम कैसे कैप्चर कर ले। जैसे कर्नाटक में हुआ, कर्नाटक में कर्नाटक की हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, दोनों ने कहीं पर भी कांग्रेस की सरकार और वहां के मुख्यमंत्री को साथ नहीं दिया, और लोकायुक्त ने जबरन झूठा मुकदमा चुनाव के पहले दर्ज किया, जिससे कि प्रतिकूल प्रभाव डाला जा सके, बदनाम किया जा सके, दबाव में लिया जा सके सरकार को, और सिद्धारमैया समेत सबको कैसे परेशान करने की कोशिश की गई। बहरहाल सब कुछ झूठ था, 100% झूठ था। यह बात कहते कहते वो थक गए, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। अब जब चुनाव हो गया, सब कुछ हो गया, तो उस जांच में सामने आ गया लोकायुक्त की कि वो पूरी तरह निर्दोष है। ये वही लोकायुक्त है जो भाजपा सरकार में बनाया गया था, वो कांग्रेस का बनाया हुआ नहीं है। तो आप इससे समझ सकते हैं उसे भी मजबूरी में यह करना पड़ा। क्यों? कोई सबूत नहीं दे सके, कोई सबूत नहीं था। उनके परिवार की जमीन सरकार ने अधिग्रहित की थी और उसकी पॉलिसी के तहत उसके बदले में जो जमीन प्लाट देने का नियम था, उसी के तहत उन्हें प्लाट मिले थे। लेकिन साहब, किस तरह उनके खिलाफ साजिश रची गई, ईडी की एफआईआर दर्ज की गई, जांच की गई, ईडी का छापा मारा गया, सब खेल हुआ। लेकिन परिणति यही, ये वैसे ही है जैसे राहुल गांधी को दबाव में लेने के लिए तमाम मुकदमे, तमाम वो किए जाते हैं। 37 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और राहुल गांधी फिर भी लड़ने से पीछे नहीं आते। तो एक बड़ा काम हुआ कि जो नागपुर की कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ जो केस रजिस्टर कराया आरएसएस के लोगों ने सावरकर के मामले में टिप्पणी पर, उस पर राहुल गांधी की तरफ से जो एफिडेविट दिया गया और उसमें जो कहा गया कि अब ये तथ्य मंगा लीजिए कोर्ट में कि कैसे सावरकर माफी वीर ही नहीं जाने क्या क्या थे, और वो सच आ जाएंगे तो भाजपा उन ऐतिहासिक तथ्यों में बर्बाद हो जाएगी, आरएसएस बर्बाद हो जाएगी। इसलिए अब घबराए घूम रहे। बहरहाल राहुल गांधी के खिलाफ आप केस लगा लीजिए, वो दबने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है। यह संदेश वो बार बार देते और यही चीज आती है। तो राहुल गांधी जो कहते हैं वही सही साबित होता है, यह भी हो चुका है। बहरहाल सरकार जब कुछ सुनने को तैयार ना हो, कोई जजेस सुनने को तैयार ना हो, चुनाव आयोग पक्षपाती हो, तो आप किसी से क्या उम्मीद करें। उसी वक्त में भारत की थल सेना के अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी कहते हैं कि राहुल गांधी को सेना को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। राहुल गांधी सेना को नहीं घसीट रहे। जब आप याद करिए, लोकसभा चुनाव के पहले सेना ने पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी के उस पर सेल्फी पॉइंट बना करके और सेल्फी खींच करके और उनकी प्रशंसा करने का जो काम सौंपा था, वो राजनीतिकरण था। राहुल गांधी ने तो वही कहा जो सेना अध्यक्ष ने माना था कि लद्दाख में घुसपैठ हुई, तो स्वाभाविक सी बात है, देश की सीमाओं के अंदर यदि घुसपैठ होगी तो देश के
सबसे बड़े विपक्षी दल, राजनीतिक दल और उसके नेता प्रतिपक्ष का यह हक बनता है, यह उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उस पर सवाल उठाएं। वही उन्होंने उठाया था। तो जो सेना का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, उन्हीं के लोग ये कहानी समझाते हैं। इसी तरीके से हम बाकी चीजें भी देख रहे हैं, जहां तमाम लोग नरेंद्र मोदी के भाई और दूसरे लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी के परिवार से कोई मतलब नहीं है। जब उनके भाई प्रहलाद मोदी परसों अयोध्या दर्शन करने गए तो साहब वहां के पूर्व सांसद जो भाजपा के हैं और वहां के जिला अध्यक्ष समेत तमाम सारे लोग और सरकार की तरफ से पूरा प्रोटोकॉल दे करके उनको दर्शन कराए जा रहे हैं। यदि संबंध नहीं है तो ये क्यों हो रहा है? इसी तरीके से आदित्यनाथ जब ये कहते हैं कि उनका अपने परिवार से कोई नाता नहीं, तो उनके परिवार के रिश्तेदार सब लोग जाते हैं, उनको भी वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाता है। मैं इसके खिलाफ नहीं, लेकिन मेरा मानना है दोगला चेहरा नहीं होना चाहिए। यदि आपका है तो आप कहिए, करवाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन झूठ मत बोलिए। यह मत कहिए कि हाँ आप ऐसे हैं और ऐसे करते हैं। यदि है तो कहिए हाँ ठीक है। तो ये दोगले चेहरे वाले लोग जब सत्ता में बैठेंगे तो यही होता है। तो आप किससे किससे लड़ेंगे? राहुल गांधी इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी लड़ रहे हैं, कांग्रेस लड़ रही है, और यह बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही कि हम लड़ते रहेंगे। आज अपने जनरल सेक्रेटरीज की जब उन्होंने मीटिंग की तो उन्होंने कहा आप सब कमर कस के लड़िए, हम लड़ने के लिए बने हैं, लड़ते रहेंगे, झुकेंगे नहीं। लेकिन भले ही विपरीत परिस्थितियां हैं, भले ही हमारे खिलाफ बहुत कुछ चल रहा है, हमारी बातों को, जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वो दिखाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता। मीडिया जिस तरह से उसका हिस्सा हो गया, सब हो गए। तो ऐसे में हमें लड़ाई अकेले लड़नी है। तो आप लड़ने के से पीछे मत हटिए। और इसी लड़ने का नतीजा था कि कांग्रेस ने वह लड़ाई लड़ी कि बीर अब्दुल हमीद के नाम को हटा दिया गया था उनके स्कूल से, तो वो नाम वापस हो गया। लेकिन ये इंसाफ सब जगह होना चाहिए, यह बड़ी चीज है। बहरहाल इन सब स्थितियों में हमें एक उम्मीद भी जागती है कि एक कम से कम अकेला राहुल गांधी लड़ रहा है। जहां अमित शाह और नरेंद्र मोदी बैठे थे, वहां पर भी वो डिसेंट नोट मुंह पर फेंक के आया, और वो देश में भी लड़ता है, दूसरी जगह लड़ता है। यह अंतर है। नहीं तो यहां तो सब भ्रम चल रहा है, झूठ चल रहा है। तो फैसला आपको करना है कि आपको क्या देखना है, क्या करना है। जय